मध्य प्रदेश सरकार पंचमढ़ी के चिंतन शिविर से मिले संदेश को ध्यान में रखकर विकास कार्यों को तेजी देने में जुट गई है। आज मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अपने विकास के एजेंडे को रफ्तार देते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इन फैसलों में प्रमोशन में आरक्षण से लेकर लाडली बहनों और अन्य वर्गों का विशेष ख्याल रखने का दावा किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट बैठक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त। भोपाल मेट्रो सितंबर 2025 तक शुरू करने का ऐलान। प्रमोशन विवाद का 9 साल पुराना समाधान। प्रमोशन से रिक्त हुए 2 लाख पद, नई भर्तियों की संभावना। एमएसएमई डे पर रतलाम में समिट, लुधियाना में इंटरैक्टिव सेशन। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, उसमें कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रमोशन में पिछले 9 वर्षों से काफ़ी बाधा आ रही थी। इस बार हमने एक रास्ता निकाला है जिससे कि हमारे कर्मचारियों के प्रमोशन हो। लगभग 2 लाख रिक्त पद सर्जित होंगे ताकि प्रशासन में सुधार एवं कार्यदक्षता बढ़ेगी। 27 जून एमएसएमई दिवस है। क्षेत्रीय उद्योग एवं रोजगार समिट रतलाम में आयोजित होगी। उसी प्रकार राष्ट्रीय इंटरेक्टिव सेशन लुधियाना में 7 जुलाई। इंदौर में आप जानते हैं मेट्रो का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। भोपाल में भी हम कोशिश करेंगे कि सितंबर-अक्टूबर में भोपाल के मेट्रो का भी प्रथम चरण का उद्घाटन कर देंगे। इस बार रक्षाबंधन पर फिर हम 250 रुपये का अतिरिक्त भुगतान हमारी बहनों को करेंगे। लगभग 1 करोड़ 27 लाख लाडली बहनों को 1250 के अतिरिक्त 250 रुपये और देंगे। इधर मध्य प्रदेश की सरकार विकास की बातें कर रही थी, पंचमढ़ी में हुए चिंतन शिविर की उपलब्धियां गिना रही थी, तो विपक्ष अंबेडकर विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहा था। विकास की बातों के बीच सवाल यह भी उठता है कि क्या डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना को लेकर छिड़े विवाद से विकास की दिशा भटक जाएगी। अंबेडकर विवाद ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर खड़ा हुआ था। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर संविधान निर्माता अंबेडकर के योगदान को नकारने की साजिश कर रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि पोस्टरों और बयानों के जरिए अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस जन जागरण अभियान से उजागर करेगी। मूर्ति की स्थापना दृढ़ संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी ग्वालियर में बाबा साहब अंबेडकर की न्याय के मंदिर में होना चाहिए। इसके लिए हम हर राजनीतिक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और इसके लिए सारी कितनी भी बड़ी हमें कुर्बानी देनी पड़े, हम तैयार हैं इसके कि ये एक वैचारिक आंदोलन है। ये कांग्रेस पार्टी इसको लीड करेगी और इसकी पूरी पहली शुरुआत कांग्रेस का एक नेता, एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और संविधान की चर्चा करेगा। पूरा प्रदेश एक साथ, हर ब्लॉक में, हर मंडल में, हर कस्बे में, हर जिले में ये एक साथ कार्यक्रम बनाया गया है कि जो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जन जागरण करेगी। इधर इन आरोपों का भाजपा ने जवाब दिया है। बीजेपी कांग्रेस के अभियान को अंबेडकर के नाम सियासत चमकाने की कोशिश करार दे रही है। हम अंबेडकर जी की एक एक बात का, एक एक संविधान में दिए गए तथ्यों का समर्थन करते हैं। कांग्रेस पहले अपने पापों को धोए। अगर अंबेडकर जी उस समय लोकसभा चुनाव जीतकर चले जाते तो गरीब कल्याण की मिसाल अलग कायम होती। अंबेडकर जी को नेहरू जी ने और कांग्रेस ने चुनाव इसलिए नहीं जीतने दिया क्योंकि अंबेडकर जीतेंगे तो न्याय की परिभाषा सुनिश्चित होगी और कांग्रेस का अन्याय रुक जाएगा। कांग्रेस ने हिंदुस्तान की 75 साल की राजनीति में, 62 साल की राजनीति में सबसे ज्यादा शोषित पीड़ित लोगों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय और अनजस्टिस किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। इसलिए कांग्रेस किसी मुद्दे पर ना बोले तो बेहतर है। फिलहाल डॉक्टर मोहन यादव एक और विकास और सुशासन को मजबूत कर बीजेपी के मजबूत गढ़ मध्य प्रदेश के किले को अभेद बनाने में लगे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के तहत
एक बार फिर अंबेडकर और संविधान का दांव चलकर बीजेपी के किले को तोड़ने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और आज मध्य प्रदेश की बड़ी बहस इस बात पर कि एक ओर तो बात विकास की हो रही है तो दूसरी ओर विवाद की बात है। जी हां, लोकसभा चुनाव में जो कार्ड कांग्रेस ने चला और उस संविधान के नाम पर जिस ढंग की सफलता कांग्रेस को मिले, उस सफलता को वो हर जगह भुनाना चाहती है और एक बार फिर से संविधान खतरे में होना या बाबा साहब अंबेडकर की बातें कहकर वो विकास की बातों पर एक ऐसा हथौड़ा चलाना चाहती है जिससे मध्य प्रदेश में विकास बनाम विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी पर आज हम बहस करेंगे और जानेंगे कि मोहन कैबिनेट में क्या महत्वपूर्ण फैसले हुए और दूसरी ओर कांग्रेस क्या विवाद पर क्या एक्शन लेने जा रही है, क्या बड़ा अभियान चलाने जा रही है। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं जी, हमारे साथ मौजूद है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अजय धवले जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हिमानी सिंह जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और भूपेंद्र जी राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करेंगे, बहुत स्वागत है उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ हैं और जैसा कि हमने बताया कि पहले तो कैबिनेट की बैठक जिसमें कुछ सौगातें हैं, लाडली बहनों को रक्षाबंधन में भी एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, रोजगार की बातें हैं, मेट्रो ट्रेन की बातें हैं, वो सुन लेते हैं। फिर कांग्रेस क्या अभियान चलाने जा रही है वो हम समझेंगे हिमानी जी से। तो पहले अजय जी के पास चलते हैं। और अजय जी, विकास की बात में आज कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले क्या नियत, क्या दिशा दिखाती है इन कैबिनेट इस बार? जी मोहन जी, पहले तो मध्य प्रदेश की आज की जो कैबिनेट की बैठक हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। एक इंक्लूसिव पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी किस प्रकार से चलती है उसका उदाहरण हमने देखा है कि समावेशी आरक्षण की व्यवस्था जो SC/ST के एक लंबित विषय था विगत 9 वर्षों से, उसको आज माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी पहले ही घोषणा कर चुके थे, लेकिन आज विधिवत रूप से इसको कैबिनेट का अप्रूवल मिला, कैबिनेट का कंसेंट मिला। तो जिससे लगभग SC के लिए 16%, ST के लिए 20% जो पद आरक्षित होंगे, जिसमें क्लास 1 के अधिकारी हैं, जिसमें मेरिट और वरिष्ठता का पैमाना रहेगा। फिर जो ये ग्रुप है SC/ST और जो अंत में अनारक्षित पद भरे जाएंगे, तो जिससे निश्चित रूप से आप मानेंगे कि 4 लाख के करीब लगभग कर्मचारी से लाभान्वित होंगे। 2 लाख नए पद इससे सृजन करने की भी और भरे जाने की भी आवश्यकता होगी। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि देखिए, मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस बात के हमेशा से पक्षधर रहे हैं कि जिन वर्गों का जो हक है वो अधिकार उसे मिलना चाहिए। साथ साथ हमने देखा कि मेट्रो जो भोपाल में संचालन करने के लिए एक डेडलाइन भी आज मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टता के साथ में कैबिनेट के समक्ष रखी और जिसको कैबिनेट ने कंसेंट दिया। फिर हमारी जो मध्य प्रदेश की जिसको कहेंगे कि एक महत्वाकांक्षी परियोजना लाडली बहना है, उसके लिए रक्षाबंधन प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी रक्षा बंधन को एक 250 रुपए का बहनाओं को जो गिफ्ट माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी ओर से देते हैं, उसकी भी आज वो स्वीकृति हो गई। और कहीं ना कहीं हमने देखी कि बिजली कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5108 करोड़ रुपए का डेवलपमेंटल पैकेज है, उसके भी एक विषय है। फिर आंगनबाड़ी 2.0 की क्रियान्वयन की बात हुई, जिसमें 450 से अधिक नए आंगनबाड़ी केंद्रों का बनना और लाभान्वित वर्ग जो है इसमें शिशु है, माताएं हैं और पोषण के कार्यकर्ता है। तो ये सारे विषय एक समग्रता के साथ में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय हमारा जो मूंग और उड़द की खरीदी के लिए भी कैबिनेट का कंसेंट उसको मिल गया कि 19 जून से 6 जुलाई तक के ये सब विषय रहेगा, जिसके लिए निर्धारित MSP पे मूंग की खरीदी होगी। MSME के और निवेश प्रोत्साहन के लिए 27 जून को रतलाम में एक समिट करने का माननीय मुख्यमंत्री जी का मंशा है, जो आज उन्होंने स्पष्ट किया। और 7 जुलाई को लुधियाना में एक इंटरेक्टिव सेशन, लुधियाना जो है पंजाब में, वहां पे एक इंटरेक्टिव सेशन भी करने वाले, क्योंकि हम सभी जानते हैं टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक उसके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले हैं और इन फैसलों के जरिए कोशिश ये है कि जो अभी चिंतन मंथन हुआ है उसमें जो संदेश था कि विकास की गति को तेज किया जाए,
कुछ उस दिशा में काम होते हुए दिख रहा है। कांग्रेस ने क्या कदम उठाया है और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, चलते हैं हिमानी जी के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। एक विवाद जो कि हाईकोर्ट परिसर के अंदर निहित था, लेकिन कांग्रेस ने इसे अब मुद्दा बना दिया है। पूरे प्रदेश स्तर पर कांग्रेस अभियान चला रही है, क्या मकसद है इसका हिमानी जी? मुद्दा बना दिया है इसका मुझे मतलब समझ में नहीं आया कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई मूर्ति लगाते हैं तो वो सम्मान होता है, विकास होता है, और अगर कांग्रेस उस चीज की बात करे तो मुद्दा बना दिया जाता है। इस तरह के जो नैरेटिव बनाए जाते हैं उनसे मुझे आपत्ति है। दूसरे, एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो ट्रेनिंग सेशन चल रहा था इसमें बहुत सारी विकास की बातें हुई। ये आप और हम सबको मालूम है, मध्य प्रदेश की जनता को मालूम है, मीडिया में ये बात पहले से लीक हो गई है और कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी सामने आए हैं कि शुरू से ये जो चिंतन शिविर था, जो ट्रेनिंग सेशन था, वो आचरण, बोली और इन सब चीजों को अपने संयमित और संतुलित करने के बारे में था। जो पिछले 1-1.5 महीने से जो फजीयत हो रही थी उसके बारे में था। अब उसको आप किसी भी तरीके से चेंज कर लीजिए कि हमने इसलिए किया था। बयान भी सामने आए कि गलतियां दोबारा ना हो, अमित शाह जी का बयान आया, बहुत सारी चीजें ऐसे सामने आई। तो जिन लोगों को नेता, वो मंत्री और विधायक बनने के बाद भाषा की मर्यादा, आचरण की सभ्यता के बारे में ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ी हो, उनके लिए जरूरी हो जाता है कि एक नैरेटिव बनाने कर उनकी छवि को क्लियर किया जाए। तो इसलिए मैं इससे ज्यादा आपत्ति नहीं लूंगी। दूसरे, कहते हैं, एक कहावत सुनी होगी आपने मोहन जी कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो ये विपक्ष और ये मध्य प्रदेश की जनता ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कई बार इस दूध से जली हुई है। तो हमारे लिए तो ये दूध जो है वो बहुत डरावना सा साबित होता है। एक नए इवेंट की, एक नए प्रचार की, एक नए कर्ज लेकर नए खर्चे की तैयारी बन के आ जाता है। आप ही सोचिए कि जो योजनाएं 2023 चुनाव से पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, उनके एक एक चरण आपको मैं इंदौर के मेट्रो की स्थिति दिखाऊं तो कितना छोटा सा रूट चालू किया है, बस एक इवेंट आएंगे, इस पर भी आएंगे। पहले आप कांग्रेस का ये जो अभियान है इसके पीछे क्या संदेश है, कैसे जन जागरण करेंगे? उपवास रखने की भी बात है, कांग्रेस क्यों करना चाहती है, क्या बताना चाहती है प्रदेश में, उस पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी के विकास के बारे में बात नहीं करनी है, नहीं आएंगे, हम एक एक सेगमेंट दे रहे हैं, फिर आपसे काउंटर क्वेश्चन लेंगे ना आपके अभियान के बारे में भी, उनके विकास के बारे में भी। तो ठीक है। तो हमेशा ये होता है कि अगर कोई मूर्ति लगाई जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, अंबेडकर जी की, रानी कमलापति की, किसी की भी छोटा सा कोई एक काम कर दिया जाता है, किसी पर फूल चढ़ा दिए जाते हैं, तो वो उन महान हस्तियों को बड़ा सम्मान देने की बात होती है। लेकिन अगर कांग्रेस ऐसी बात की, वो हाईकोर्ट का विवाद था, ग्वालियर के जो खुद हाईकोर्ट से जुड़े हुए लोग थे, वहां के वकील थे, वहां के लोग थे, वो चाहते थे वहां पर बाबा साहब की मूर्ति लगे, और भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही है। और अगर कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है, जनता का पक्ष जानना चाहती है, उसके बाद उस चीज का समर्थन कर रही है, तो हमने मुद्दा बना दिया। तो मुझे तो इस बात से आपत्ति है। हमारा ये प्रयास है कि जो भी बाबा साहब को उनका उचित सम्मान मिले, उनकी मूर्ति ग्वालियर के हाईकोर्ट में लगाई जाए, और इसके लिए हम जागरण अभियान करेंगे, जनता की राय जानेंगे और हम इस आंदोलन को पूरी तरह ले जाएंगे। हम इस तरह से कोई नैरेटिव बनाकर इन लोगों को अपने। ठीक है अजय जी, ठीक है अजय जी, सीधा आरोप था कि बीजेपी विरोध में है, इसलिए जन जागरण अभियान लोगों तक पहुंचने की कांग्रेस की कोशिश है। जी मोहन जी, मुझे लगता है हिमानी जी मेरी अच्छी काबिल प्रवक्ता साथी है, इनको फैक्ट्स नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम में, या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, ये पहली बात तो वहां राजनीतिक मुद्दा नहीं था। दो एडवोकेट्स, वहां प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के दो ग्रुप्स है, एक ग्रुप लगाना चाहता है, दूसरा ग्रुप उसका विरोध कर रहा है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया था, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ओरल डायरेक्शन भी इशू किए थे, क्योंकि वो ऑनरेबल हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, उनका विशेषाधिकार है और उनका कार्यक्षेत्र है, तो वहां पे मूर्ति लगाने का जो भी निर्देश होगा माननीय उच्च न्यायालय देगा। अब आप आ जाते हैं विषय पे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान के लिए। ठीक है, चलो बीजेपी ने क्लियर कर दिया, अभी उस पर आएंगे। हिमानी जी को जोड़ना चाह रही है, जल्दी हिमानी जी करती है। हिमानी जी बोलिए। तो आदत हो गई है, जैसे कि अजय रमले जी को अपनी ही जो ट्रेनिंग सेशन था उसका मुख्य एजेंडा क्या था वो मालूम, वो भी बताएंगे। ठीक है, चलिए आएंगे, आप पहले भूपेंद्र जी को सुन लेते हैं। ठीक है, आ गया, सुन लीजिए ना। दूसरी बोल रही हूँ, हाईकोर्ट के जो निर्णय की बात कर रहे हैं, इन लोगों का हर चीज को, जिस चीज का भी ये विरोध करते हैं, चाहे विजय का मामला हो, चाहे हाईकोर्ट वाला ये मूर्ति लगाने का मामला हो, ये जब जो कोई चीज नहीं करनी होती है, जो गलत फंस जाते हैं, वह हाईकोर्ट का आसरा लेकर उससे बचने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है।
ठीक है, चलिए दोनों मोहन जी, प्रवक्ताओं मुझे की लगता है अपनी इनको अपनी पहले बातें तो- आ गई मोहन जी, है। मुझे कुछ काउंटर क्वेश्चन लेंगे, पहले भूपेंद्र जी को सुन लेते हैं। एक तरफ विकास की बात है भूपेंद्र जी, उसके पीछे का भी आप अंतर्निहित जो संदेश है वो बताइए, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो अभियान चलाया है उसके पीछे क्या पॉलिटिकल मैसेज है, इन दोनों बातों को आपसे समझना चाहेंगे। देखिए मोहन जी, इस पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमको सरकार की जब शपथ ली थी आज से लगभग 16 या 17 महीने पहले और मोहन यादव को, और वो लगभग अचानक एक केंद्र सरकार या केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में चुने गए एक मुख्यमंत्री बने थे, और जिसके रूप में उनके पास एक बहुत बड़े चैलेंजेस थे, क्योंकि शिवराज जी एक मास लीडर थे और मास कम्युनिकेशन करते थे, रिलेशन बनाते थे और पिछड़ी जाति के थे, और काफी कुछ उनके अंदर खूबियां थी। इतना उनका विवादित अपना मुख्यमंत्री कार्यकाल रहा, उसके बाद भी वो लोकप्रिय थे, मामा कहलाते थे, भाई कहलाते थे, हमेशा राजनीति को एक नए आयाम दिया करते थे। उसके परिप्रेक्ष्य में जब मोहन जी बने तो मोहन जी को चैलेंजेस थे, चुनौतियां थी, तो उन्होंने पहले अपना प्रशासनिक पूरा अमला बदला, और फिर उस हिसाब से उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज की कि हर मंगलवार को कैबिनेट होना, और ये एक महत्वपूर्ण संदेश किया। और साथ साथ जो हमने देखा है कि लगभग ये 5वीं टर्म है बीजेपी का, और इसके टर्म में बेरोजगारी एक समस्या बन के आई और कांग्रेस ने उसको महत्वपूर्ण तरीके से उठाया। तो ये सत्र लगभग जो अभी चाहे मोदी जी का तीसरा कार्यकाल हो, चाहे बीजेपी का 5वां कार्यकाल हो, उसमें उतना फोकस रखने की कोशिश करी कि विकास के साथ साथ राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद के साथ साथ रोजगार को परख के रूप में जोड़े युवाओं के रूप में। तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये सबसे अच्छी बात यह रही कि हर कैबिनेट को कहीं ना कहीं मेंटेन करना। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज उन्होंने ये भी रखी कि जहां जहां पारंपरिक और जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र थे वहां पे उन धरोहरों को याद करना, क्योंकि यहाँ पे ये एक अनुसूचित जनजाति बाहुल राज्य है, इसमें भी उन्होंने इसको फोकस रखा, और उस तरह से उन्होंने जिस तरह पिछली बार पचपड़ी में मीटिंग रखी थी, और वहाँ के जो नेता या जो राजनीति रूप में जो जनजाति के क्रांतिकारी लोग हुए हैं उनके बारे में याद करना और उनको स्मरण करना। तो उस तरह से उनकी इस पृष्ठभूमि को उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन अब जो विवाद और विकास और जो इस तरह की बात है, तो विकास के साथ साथ समग्र विकास में होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन कांग्रेस उसको घेरने की कोशिश कर रही है, जो एक मुद्दा उठाया गया कि ग्वालियर का, और तो देखिए अम्बेडकर जी सबके आराध्य हैं, और अम्बेडकर जी के किसी भी चीज को कोई नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि भारत में लगभग 18 से 22% वोट है, जो कि उनका एक समर्थक वोट कहलाता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अम्बेडकर जी चाहे किसी भी जाति के, किसी भी उसके रहे हों, लेकिन सबके लिए आराध्य हैं। उन्होंने जो उनके साहित्य को पढ़ा जाए, उनके जीवन को पढ़ा जाए, तो ये निश्चित रूप से पता चलेगा लोगों को कि उनके अंदर कितनी शुचिता और राष्ट्रभक्ति थी, और उन्होंने अपने सनातनी के साथ साथ इस देश के लिए काफी कुछ दिया है। अब बात रही देखिए ग्वालियर हाईकोर्ट की, तो ये देखिए महत्वपूर्ण है कि वो जुडिक्शन का क्षेत्र है, उसमें राजनीति कर नहीं सकते, कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। अब निश्चित रूप से ये एक इशू आया है कि एक पक्ष विरोध कर रहा है, उसमें एक जो बार काउंसिल है और एक पक्ष उसका सपोर्ट कर रहा है, तो वो उनकी, तो इसको राजनीति इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। लेकिन ठीक है, राजनीति पार्टी अपने हिसाब से करती है, लेकिन जनता उसको वोट में कितना कन्वर्ट करती है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। सबसे कनेक्टिविटी होती है कि सरकार जो रहती है वो जनता के प्रति संवाद लगातार बनाए रखे, और जो भी चीजें हैं उसकी योजना टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप जानी चाहिए, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। ये सरकार अभी तक मुझे लगता है कि इस प्रयास में लगातार कर रही है, और इसके लिए वो प्रयास में लगी हुई है। रोजगार की हमेशा बात करती है, और विभिन्न क्षेत्रों से वो लाडली बहनों को, कहीं महाकौशल से, कहीं मालवा से, कहीं भोपाल से, किसी भी क्षेत्र से उनको करना। तो इससे क्या होता है, कार्यकर्ता और पार्टी के बीच में एक समन्वय बना रहता है, और कार्यकर्ताओं को जान मिलती है, और उस तरह से उस क्षेत्र का विकास भी होता है। समिट मीटिंग भी की, तो काफी कुछ चीजें हैं। तो लेकिन विपक्ष को भी इस चीज के आंकड़े के रूप में घेरना चाहिए, और उस चीज को, क्योंकि उसकी भी जिम्मेदारी बनती है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कि विपक्ष जितना भी मजबूत होगा और जिस तरह से आवाज उठाएगा, उस हिसाब से जनता भी उसके बात को सुनती है, और यही एक चुनाव समर में काम करते हैं। तो बात यहाँ सबसे बड़ी है संचार की, और दूसरी बात हमारा जो कम्युनिकेशन है वो जनता के बीच में किस तरह से पहुंच रहा है, और वह 5 साल के चुनाव में जब चुनाव होते हैं तो वो किस तरह से कन्वर्ट होता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज होती है। तो विपक्ष भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़ा महत्वपूर्ण है,
और सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, उसकी क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टियां हैं और राजनीति करेंगे ही और करना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति उनका धर्म है, कर्म है, सब कुछ है। तो इसलिए, लेकिन उसको जनता किस तरह से डाइल्यूट करती है, किस तरह से कन्वर्सन होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, बड़े बखूबी से आपने समझा दिया दोनों मुद्दों को, लेकिन जनता इन दोनों बातों पर कैसे रिएक्ट करती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस से ही शुरुआत करते हैं। सरकार के महत्वपूर्ण फैसले और उसमें दावे ये कि बहनों के लिए भी किया जा रहा है, रोजगार के लिए भी किया जा रहा है, मेट्रो ट्रेन शुरू करने की बात कहकर विकास की बात भी कही जा रही है। कांग्रेस इसे कैसे देखती है हिमानी जी? आपने कहा था क्रमबद्ध तरीके से करेंगे, पहले बहनों की, फिर रोजगार की जी, और फिर ट्रेन की बात करेंगे। समय को देखते हुए जल्दी। जो वादा किया गया था 1250 रुपए, वो 1-1.5 साल से लंबित हैं, जबकि वो जो 1500 रुपए एहसान के तौर पर देने की घोषणाएं करके डिबेट्स करवाकर प्रचार के अभियान चलाए जाएंगे, बैनर पोस्टरों से शहर काटा जाएगा, वो पूरी राशि पूरी साल के लिए 1500 हो जानी चाहिए थी चरणबद्ध तरीके से। अभी अजय दवले जी का सीधा स्टेटमेंट आएगा कि हमने धीरे धीरे करने का वादा किया था, तो धीरे धीरे के अगर 5-6 चरण है तो 1500 2 साल में हो जाने चाहिए थे। तो पहली बात तो ये कोई विकास की बात नहीं है। अगर आप किसी चीज को 1 साल में एक बार दे रहे हैं, 11 महीने नहीं दे रहे हैं, तो वो विकास के पीछे धकेलने वाली बात है, विकास की बात नहीं है। रोजगार की बात करें तो ऐसे शिवराज सिंह जी के समय पर भी कई बार सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरवाए गए और उसको एक पैसे वसूली का बेरोजगारों से, जिनको कि अब नामांतरण करके आकांक्षी युवा कह दिया गया है, उनसे फीस के रूप में पैसे वसूलने का और फिर नियुक्तियां कैंसिल करने का इतिहास रहा है इस सरकार का 4 टर्म में। ये जब हो जाएगा तब माना जाएगा। वैसे तो आप और हम सभी चाहते हैं विपक्ष में होने के नाते कि जो भी बेरोजगार हमारे प्रदेश में है उन सबको रोजगार मिले। और रही बात ट्रेन की, तो मैं पहले ही कह चुकी, जो चीज पूरी तरह से 2023 के चुनाव से पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, वो चरणबद्ध तरीके से शुरू होने की सिर्फ बातें करी जा रही है, तो उसको हम विकास में नहीं मान सकते। बहुत पीछे चल रहे हैं, अभी भी अगर देर आए तो दुरुस्त आ जाए तो हम ये मान लें कि ठीक है, थोड़ी गाड़ी ट्रैक पे आ गई, बहुत पिछड़ रहे हैं, कोई विकास की बात नहीं है, पिछड़ेपन की बात है। चलिए, आ गई बात, आ गई हिमानी जी के बात का जवाब। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं कि ये दावे हैं और हकीकत में इन्हें उतरने में समय लगेगा। कई बार कैबिनेट के फैसले दावे ही रह जाते हैं। मोहन जी, मध्य प्रदेश की जनता ने दिसंबर 2023 में और उसके बाद में जून 2024 में अपने जनादेश के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि कौन सी सरकार ने संकल्प लिया, उन संकल्पों को पूरा किया है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सीटें इस बात की अपने आप में परिचायक है कि मध्य प्रदेश की जनता ने हमारे कामों पे मोहर लगाई है। और इनका जो वादा खिलाफी और विश्वासघात का इतिहास था, ये जो आज हमें कह रही कि लाडली बहनों के आप पैसे कब बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से वो लाडली बहनाएं जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्टता के साथ में कह चुके हैं कि लाडली बहनाओं को 3000 रुपए प्राप्त होंगे। अब विषय आता है कि कांग्रेस का इतिहास उठाकर देख लीजिए, 2 लाख रुपए इनके नेता राहुल गांधी जी आए थे, 1 2 3 4 ऐसे उंगली पर 10 दिन गिना के गए थे कि 10 दिनों में यदि किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ नहीं किया तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। उस हिसाब से 15 महीने में इनको कितने मुख्यमंत्री बदलने थे। ठीक है, खैर वादा खिलाफी और विश्वासघात के इतिहास का इनको परिणाम भी मिला है। जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस 64-65 सीटों पे सिमटी है और हमने लोकसभा में और देख लिया कि उसकी वानगी तो और आगे जाके मध्य प्रदेश की जनता ने इनको 0 दिया है। 29 की 29 लोकसभा सीटें अनबिटन भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो ये स्पष्टता के साथ में मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास है। जनादेश का हम सम्मान करते हैं, उसी जनता ने हमें जो चुनाया है और जो हमने संकल्प लिया उसकी पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्धता के साथ में काम कर ली। रही विषय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विषय पर, यदि कांग्रेस को राजनीति कर रहा है, यदि कांग्रेस इन विषयों को लेकर मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष जाती है, तो हमारे पास तो एक अच्छा अवसर है कि हम तो कांग्रेस के 1950 से लेके 2025 तक के पाप गिना देंगे कि किस प्रकार से ये वही जीतू पटवारी जी हैं, महू में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली पे गए थे और उनका फोटो अपने पैर के नीचे रख के वहां पे कुछ लिख रहे थे। ये लोग सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए और गठा वोट बैंक प्राप्त करने के लिए संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों का हनन किस प्रकार से इमरजेंसी के समय हुआ था, किस प्रकार से फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया गया था, ये हमने अपने सबने देखा है। तो देश इस बात से परिचित है कि जिन्होंने अपने जीवन काल में खुद के परिवारों को भारत रत्न दे दिया, एक व्यक्ति जिसने देश के संविधान में निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसको मरणोपरांत भारत रत्न देने की आवश्यकता पड़ी। जिस कांग्रेस के नेता ने उनके विरुद्ध चुनाव लड़ा, उसको तो अपने जीवन काल में ही पद्म भूषण दे दिया गया। तो मुझे लगता है ये ऐसे बहुत से विषय हैं जो हम देश की जनता के समक्ष लेके जाएंगे और हम चाहते हैं कि कांग्रेस ऐसे विषयों पे राजनीति करके खुद का जो उनका सीधा लगा हुआ दामन है वो देश एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, ऐसे में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो बीजेपी कह रही है उन बातों का भी, और कांग्रेस ने जिस ढंग से मुद्दों को सेट करने की कोशिश की है उसका?
देखिए, राजनीति पार्टियां अपने जनता को आकर्षित और वोट, हमारे यहाँ जो राजनीति है वो जातिगत व्यवस्था के अनुसार, तो उस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं उसको इश्यू उठाने के लिए, और उसको करते हैं कि किस तरह से उसकी पोटेंशियल बढ़ी है और उसका किस तरह से फायदा मिलेगा। तो इस तरह से इश्यू उठाए जाते हैं। अम्बेडकर जी बहुत सेंसिटिव, एक भावनात्मक, एक सृजनात्मक, एक जातिगत, एक आरक्षण पूर्ण एक मुद्दा है, और अम्बेडकर जी को मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति उनको नकार सकता है, और उनके उसको कोई भी राजनीति भी उनके श्रम और परिश्रम को नहीं नकार सकते, उनके राष्ट्रवाद को भी नहीं नकार सकते, उनके जो जिस तरह से उन्होंने संविधान की रचना की और जिस तरह से उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया, और उनने उस परिस्थितियों में जिस तरह से जीवन जिया, जो अस्पृश्यता की भावना थी उस समय जिस तरह से, और समाज के लिए वो करके गए हैं, तो ये एक इशू नहीं है। अब उसके लिए काउंटर करेगी सत्ता पार्टी, और कांग्रेस उसको जरूर इशू बनाना चाहेगी, और बनाना उनकी राजनीति है, और इस तरह से उनको कुछ न विकास, बेरोजगारी, इस तरह से कई मुद्दे ले सकते हैं। लेकिन सरकार जिस तरह से अभी काम कर रही है और जिस तरह से देखा जा रहा है, प्रशासनिक सर्जरी हो चाहे जिस तरह से हो, तो वो चीज आप विपक्ष को देखना है कि उसके प्रति उसका किस तरह से इन्फ्लुएंस करके उसकी धारणाएं बनाकर और जनता के बीच में किस तरह से मतों में डिवीजन करें, क्योंकि अंततः ये सब काम किया जाता है जनता को मतदान में कन्वर्ट करने के लिए, जो 5 साल के चुनाव में समय में विधानसभा और लोकसभा में जाते हैं। तो ये सब, लेकिन ये कंटिन्यूअस बने रहने चाहिए इशू, और इशू में इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए कि वो कंटिन्यूअस रनिंग कर सके। अगर उनकी रेस कम है तो निश्चित रूप से आप ये समझिए वो विफल हो जाते हैं, फिर एक छोटे से इशू हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, आज समय की थोड़ी बाध्यता है, विषय काफ़ी बड़ा है, और विकास बनाम विवाद की जब भी हम बात करते हैं तो ये विस्तृत विषय हो जाता है, और इसमें कई चीज़ें अभी आनी बाकी है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ भूपेंद्र जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अजय जी ने अपना समय दिया, उनका धन्यवाद। हिमानी जी हमारे साथ बनी रही, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।